आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो देखिए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स वर्ड से भी आप फेमिलियर हैं, आप अपने डेली लाइफ में फोर्स वर्ड का यूज़ करते हैं। और मोशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं आप इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई बॉडी मूव करती है या कोई बॉडी अगर मोशन में है तो कैसे हम उसे डिफ़ाइन करेंगे, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, और उसको डिफ़ाइन करने के लिए जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आपकी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनका क्या सेंस है और इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में देखिए आपको क्या पढ़ना है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने मोशन से रिलेटेड जो भी टर्म्स थे उनकी स्टडी की, लेकिन हमने मोशन होता क्यों है, मोशन का क्या कारण है, क्या कॉज है, उसकी स्टडी नहीं की, कॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कॉज। ठीक है, कॉज मतलब कारण, कि मोशन होता क्यों है, कोई ऑब्जेक्ट मूव क्यों करता है। तो इसको समझने के लिए देखिए, एक चीज़ आप जानते हैं कि आप अपने डेली लाइफ में ढेर सारी ऐसी ऑब्जेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं जो चीज़ें मूव करती रहती हैं, और मोशन आपकी लाइफ से भी डायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में अगर किसी चीज़ में लाइफ है, वो ज़िंदा है, तो उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, वो मूव करता है। और अगर उसमें लाइफ नहीं है तो वो मूव नहीं करता है। तो अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है या जो हमें स्टडी करनी है वो फोर्स की स्टडी करनी है। और फोर्स वर्ड आप यूज़ करते ही रहते हैं, बस यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें ऑब्जेक्ट्स के मोशन को क्लोजली ऑब्ज़र्व करना है और उसका क्या कॉज है इसको पढ़ना है, और इसकी हेल्प से हम फोर्स को डिफ़ाइन करेंगे, या फोर्स के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, फोर्स की क्या नेचर है, ये सब चीज़ें हम एक सिस्टमेटिक वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर बाद में लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि मोशन किन लॉज पे बेस्ड है। ठीक है, या अगर कोई बॉडी मूव करती है तो वो कौन कौन से लॉज को सेटिस्फाई करती है। तो देखिए, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इस पोजीशन पे रखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि अभी ये अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और ये अभी मूव नहीं कर रहा है। अब हम ऐसा क्या करें कि ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, या ये ऑब्जेक्ट मूव कैसे करेगा। ठीक है, यही हमें समझना है, ये ऑब्जेक्ट मूव कैसे करेगा। तो अपने आप तो नहीं करेगा, ये तो आप समझ ही रहे हैं। अगर हम इससे बोलें कि मूव करो तो नहीं करेगा। इसको मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो इसे पुश करना पड़ेगा या इसे पुल करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो ढेर सारे एग्जांपल ऐसे आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कोई ट्रॉली है या कोई बॉक्स है, उसे आपको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराना है तो उसके लिए आपको उसे पुल करना होगा। ठीक है, या जैसे डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, उसे ओपन करने के लिए आप पुल करते हैं। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को स्ट्रेच करना है, कंप्रेस करना है, स्प्रिंग जिसे आप बोलते हैं, तो उसके लिए भी आप पुश या पुल करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल अप्लाई करना पड़ता है। कॉमनली आप पुश या पुल वर्ड यूज़ कर रहे हैं,
और यही जो पुश या पुल है, जिसे आप पुश या पुल कह रहे हैं, साइंस में हम इसे क्या बोलते हैं? पुश या पुल ना कह करके इसके लिए हम एक साइंटिफिक टर्म यूज़ करते हैं और उसे बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स। तो फोर्स बेसिकली क्या है? फोर्स क्या है? फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल। फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल। ये तो एक बहुत ही कॉमन फोर्स को समझने के लिए एक बहुत ही कॉमन फोर्स का यूसेज हो गया। नॉर्मली इसे लोग यूज़ करते हैं, फोर्स इज़ अ पुश और पुल। अब कुछ और केसेस आप देखिए और ऑब्जेक्ट्स को क्लोजली ऑब्ज़र्व कीजिए, उनके जो कंडीशन में, मोशन की कंडीशन में कैसे चेंजेस आते हैं, उनकी पोजीशन कैसे चेंज होती है, ये सारी कंडीशंस आप ऑब्ज़र्व करके फ़ोर्स को और इसकी एक बेटर डेफिनेशन बनाने की हम कोशिश करेंगे। फ़ोर्स को और साइंटिफिकली हम फ़ोर्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो देखिए, एक कंडीशन आपकी क्या हो गई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, तो इसे मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ़ोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फ़ोर्स अप्लाई करेंगे, ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, ठीक है। या दूसरी चीज़ हम और क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है, तो उसे रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रेस्ट में लाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? फ़ोर्स लगाना पड़ता है। जैसे ये है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, अब इसे रोकना है तो हम क्या करेंगे? फ़ोर्स लगाएंगे, तो ये रुक जाएगा, ठीक है। जैसे बॉल है, कैच करते हैं, बॉल आ रही है, आप उसे मूव करते हुए नीचे फॉल कर रही है, आप उसे कैच कर लेंगे, तो कैच कर लेंगे तो क्या होगा? बॉल रेस्ट में आ जाएगा। और कैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप बॉल पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स क्या कर सकता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स उसे क्या कर सकता है? मूव करा सकता है, उस ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, ठीक है। और अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो फोर्स क्या कर सकता है? उस मूविंग ऑब्जेक्ट को, उस मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है, ठीक है। या टू मेक अ मूविंग बॉडी स्टॉप, मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए भी हम क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स, ठीक है। और कुछ कर सकता है फोर्स? और क्या फोर्स कर सकता है? देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और अगर हम उसको एक डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगा दें तो ये ऑब्जेक्ट अब इधर मूव करने लगा, डायरेक्शन चेंज हो गई, इधर मूव फोर्स लगा दिए, इधर मूव करने लगा, इधर लगा दिए, इधर मूव करने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को। किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है? फोर्स की। या आप कहिए कि फोर्स अप्लाई करके किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से आप और कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, और अगर हम इसमें फोर्स लगा दें तो ये और तेज़ी से मूव करने लगेगा, ठीक है। मूव कर रहा है और फोर्स लगा दिए और तेज़ी से मूव करने लगा, और तेज़ी से मूव करने लगा। या ये मूव कर रहा है, इसमें हमने कुछ फोर्स लगा दिया तो ये इसकी स्पीड कम हो गई, ये धीरे धीरे मूव करने लगा। तो वो डिपेंड करेगा कि फ़ोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है। इसकी हम लोग बाद में अभी स्टडी करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे आप समझने की कोशिश, हम ये समझना चाह रहे हैं कि फ़ोर्स की हेल्प से या फ़ोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे फ़ोर्स किन किन टाइप्स के चेंजेस ला सकता है, कैसे कैसे चेंजेस किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कैसी चेंजेस आ सकते हैं, किस तरह के चेंजेस फोर्स के कारण आ सकते हैं, इसकी स्टडी हम कर रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं ऑब्ज़र्वेशंस के बेसिस पे
फिर हम फोर्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो आपने अभी तक क्या क्या देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और अभी तक के डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, और फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ मोशन। फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन और चेंज इन द कंडीशन ऑफ मोशन। तो अब इसको हम और ढंग से इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स में इसको हम स्टडी कर सकते हैं कि जैसे फोर्स क्या कर सकता है। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अ फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये इतने इफ़ेक्ट्स हैं फोर्स के, ये 5 इफ़ेक्ट्स हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होगा तो ये 5 इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। इन 5 इफ़ेक्ट्स में से कुछ चीज़ें हमें देखने को, कुछ इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, या एक इफ़ेक्ट मिलेगा या एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। ये तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा। और लेकिन ये हम फोर्स के इफ़ेक्ट्स को इस तरह से हम 5 इफ़ेक्ट्स इसके लिख सकते हैं। तो अब इन्हीं इफ़ेक्ट्स के बेसिस पे अब हम फोर्स को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, फोर्स को डिफ़ाइन करते हैं कि फोर्स की क्या डेफिनेशन बनेगी। हमने ऑब्जेक्ट्स पे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स अप्लाई किया और उसकी हमने स्टडी की, और अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हमें ये हमने कुछ कंक्लूजन्स बनाए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होगा तो फोर्स के ये इफ़ेक्ट्स, ये 5 इफ़ेक्ट्स ऑब्ज़र्व होंगे। और अब इन्हीं इफ़ेक्ट्स के बेसिस पे हम फोर्स को डिफ़ाइन करेंगे। देखिए कैसे इसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। A force can be defined as a push or pull exerted on an object that can cause the object to move or stop, to speed up or slow down, to change the direction of a moving object, or it can change the shape and size of an object। तो इस तरह से हम फोर्स को वेल डिफाइन कर सकते हैं इफ़ेक्ट्स के बेसिस पे, कि फोर्स के जो भी इफ़ेक्ट्स हैं उस बेसिस पे हम फोर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल। ये आपको इन जनरल पहले ही बताया गया था कि नॉर्मली हम फोर्स को पुश और पुल कहते हैं। और अ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और पुल एक्सल्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब पुश और पुल जब एग्जल्ट होगा तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा, that can cause the object to move or stop, to speed up or slow down, to change the direction of a moving object, or it can change the shape and size of an object। तो इस तरह से आप फोर्स की एक सिंपल डेफिनेशन बना सकते हैं। इसके अलावा और देखिए एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन फोर्स की आप और लिख सकते हैं कि a force may be defined as an external cause, a force may be defined as an external cause which changes or tends to change, which changes or tends to change the state of rest or uniform motion of a body in a straight line। ठीक है, तो ये और बेटर डेफिनेशन आप इस तरह से फोर्स की लिख सकते हैं कि अ फोर्स में बी डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल कॉज विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, जो कि चेंज करता है या चेंज करने का प्रयत्न करता है, और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सारे इफेक्ट इसी में आ गए। देखिए चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा तो मतलब रेस्ट को मूव करा सकता है।
यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी को अगर चेंज करेगा तो इसका मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट को ये स्टॉप कर सकता है, या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने का मतलब है कि अगर आप उसकी स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर देंगे तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, फिर वो नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। तो सारे केसेस इसी में आ जा रहे हैं। और इन अ स्ट्रेट लाइन लिखा है, तो इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो उसे भी फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, मतलब उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो इस तरह से सारे इफेक्ट्स को हम इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं। सारे इफेक्ट्स को अलग अलग ना लिखने के बजाय डेफिनेशन में आप केवल सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं कि a force may be defined as an external cause which changes or tends to change the state of rest or uniform motion of a body in a straight line। तो इसका सेंस वही है कि द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन, इन सबको वो चेंज कर सकता है। तो इसका सेंस वही है जो पीछे आप इफेक्ट पढ़ चुके हैं, उसी सेंस में इसको लिखा गया है। तो इस तरह से भी आप फोर्स की डेफिनेशन बना सकते हैं, फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज़ अब यहाँ पे आप समझिए कि अभी तक पीछे जो भी हमने एग्जांपल्स आपसे डिस्कस किए कि डोर्स को ओपन करना है, या किसी बॉक्स को या ट्रॉली को मूव कराना है, किसी फुटबॉल को किक करना है, स्प्रिंग को स्ट्रेच करना है या कंप्रेस करना है, ये सब जो एग्जांपल्स आपने अभी तक देखे, इन एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि हमें इन ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको टच करना पड़ेगा। ठीक है, टच करना पड़ेगा। जैसे इस ये है तो इसे अगर इसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करनी है, टच करना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसे भी कोई कंडीशन है कि हम बिना टच किए हुए, बिना किसी ऑब्जेक्ट को टच किए हुए भी क्या उन ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स अप्लाई हो सकता है? क्या ऐसी भी कोई कंडीशन है? तो कहने का मतलब ये है कि नेचर में ऐसे भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस हैं जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स फोर्सेस एक्सर्ट कर सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स एक्सर्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है बिना एक दूसरे को टच किए हुए, इवन दो दे आर नॉट टचिंग। मतलब अब पहले आपको एग्जांपल्स कुछ बताए गए जिसमें आपने देखा कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करना है तो फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ता है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि इस नेचर में ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स एक्सर्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हुए, बिना एक दूसरे को टच किए हुए। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि दो सिचुएशंस आपको मिल रही हैं, दो टाइप्स यहाँ पे आप बन रहे हैं। तो ऐसे फोर्सेस जिनको अप्लाई होने के लिए हमें, या जिनको अप्लाई करने के लिए एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में आने की ज़रूरत है, उसके लिए हम क्या कहेंगे कि ऐसे फोर्सेस क्या हैं, कांटेक्ट फोर्सेस हैं। ठीक है, कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो कि तभी अप्लाई होते हैं जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। और कुछ ऐसे भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कुछ ऐसे भी फोर्सेस हैं जो कि डिस्टेंस से एक्ट करते हैं, जो कि बिना कांटेक्ट में आए ही वो एक्सर्ट हो सकते हैं। और ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं फोर्सेस एट अ डिस्टेंस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो दोनों के एग्जांपल्स आप समझ लीजिए। मतलब कहने का ये है कि फोर्सेस को हम टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से? कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब दोनों के एग्जांपल्स आप समझ लीजिए, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब कांटेक्ट फोर्सेस
डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्सेस दैट नीड अ फिजिकल टच ऑन द ऑब्जेक्ट टू एक्ट अपॉन इट आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, आपको पीछे बताया गया। अब एग्जांपल्स देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स: अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शनल फोर्स। ये सब कैसे फोर्स हैं? ये आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। अब अप्लाइड फोर्स मतलब हो गया कि जैसे फोर्स अप्लाइड बाय ह्यूमंस, एनिमल्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट। ह्यूमन या कोई एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स या किसी अदर ऑब्जेक्ट के कारण जो फोर्स लगता है उसे, इसको हम मस्कुलर फोर्स भी कह सकते हैं। अप्लाइड फोर्स को आप मस्कुलर फोर्स भी कह सकते हैं। और इस जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अ प्लेयर किकिंग अ बॉल, तो वो ह्यूमन बीइंग जो है ये फोर्स अप्लाई करेगा। अ पर्सन लिफ्टिंग अ सूटकेस, अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट। ठीक है, तो ये इस सिचुएशन में, इन सब एग्जांपल्स में जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स है। एन इलेक्ट्रिक मोटर पावरिंग एन इलेक्ट्रिक फैन, ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये अप्लाइड फोर्स हैं। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। और नॉर्मल फोर्स मतलब देखिए क्या होता है? नॉर्मल फोर्स मतलब है कि आप सभी जानते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक बॉडी का अपना वेट होता है, और उस वेट को सपोर्ट करने के लिए, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को, अगर आप, जैसे ये टेबल है, ठीक है, या ये पेपर है, इस पे मैंने ये पेपर वेट रखा, तो ये इसका अपना कुछ ना कुछ वेट है। जब हमने इसको यहाँ पे रखा तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है। और इसके वेट को सपोर्ट करने के लिए क्या होगा कि एक और फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क करेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो कि ये टेबल लगाएगा इस पेपर वेट पे। ये पेपर वेट क्या कर रहा है? इस टेबल पे फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो टेबल क्या करेगा? इसके वेट को सपोर्ट करने के लिए इस पेपर वेट पे अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। अब इसको आगे आप अभी पढ़ेंगे। तो ये है नॉर्मल फोर्स। ठीक, तो ये भी कब लगेगा? जब ये ऑब्जेक्ट टेबल के कांटेक्ट में आया, जब हमने इसको टेबल के कांटेक्ट में रखा, तब इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा, तो ये नॉर्मल फोर्स है। इसी तरह से नेक्स्ट है टेंशन। टेंशन क्या है? देखिए, टेंशन का मतलब क्या है कि ये टेंशन जो है ये किसी कनेक्टर के थ्रू, जब हम दो बॉडीज़ पे फोर्स ऐड करता है, किसी कनेक्टर मतलब जैसे कोई वायर है, स्ट्रिंग है या रोप है, तो ये सब कनेक्टर की तरह बिहेव करते हैं। और जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ पे फोर्स एक्ट करता है किसी कनेक्टर के थ्रू, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? टेंशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक गेम आप जानते हैं, टग ऑफ वार। ठीक है, टग ऑफ वार, रस्सा कसी जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे अपोजिट टीम जो है एक रोप को पुल करते हैं। ठीक, तो जो रोप के दोनों एंड्स को लोग पुल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, और जो रोप पे, इस सिचुएशन में रोप पे जो फोर्स एक्ट करता है कनेक्टर के लेंथ के अलॉन्ग, उसे बोलते हैं टेंशन। या सबसे अच्छा एग्जांपल आप कह सकते हैं कि पुलिंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। जब कुएं से आप बकेट ऑफ वाटर को पुल करते हैं, तो उसमें भी आप क्या करते हैं कि जो वेट है, बकेट का जो वेट है, उस वेट के अपोजिट डायरेक्शन में आप रोप के लेंथ के अलॉन्ग पुल करते हैं, उसे फोर्स लगाते हैं, एक अपोजिंग फोर्स लगाते हैं। और इसको, तो जो रोप के लेंथ पे जो फोर्स जनरेट होता है उसको क्या बोलेंगे? टेंशन। ठीक है, टेंशन है। इसी तरह से नेक्स्ट आपका है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब, फ्रिक्शन फोर्स, ये आप इसको कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी वो मूव कर रही है या ट्राइज टू मूव, व्हेन अ बॉडी मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर अ सरफेस, किसी सरफेस पे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है या ट्राई टू मूव कर रही है,
तो उसके मोशन को रेजिस्ट करने के लिए एक फोर्स उस बॉडी पे वर्क करता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करता है, उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो इन सब फोर्सेस के बारे में हम आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी क्योंकि ये टर्म यूज़ हो रहे हैं तो आप इसके बारे में जानते रहिए, या पहले आप फोर्थ चैप्टर कहीं पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको ये सब चैप्टर प्रीवियस क्लासेस में ये सब टर्म्स मिले होंगे। अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शनल फोर्स, ये कैसे एग्जांपल्स हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। इसी तरह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, देयर आर सम नेचुरल फोर्सेस दैट डू नॉट रिक्वायर अ फिजिकल contact to act on an object. Such forces are called non-contact forces or action at a distance force.